चैप्टर 35 जो का क्या हुआ जबकि उसका स्वामी उसे इस प्रकार व्यर्थ ही खोज रहा था। जब वह झील में सिर के बल कूदा तो सतह पर आते ही उसने सबसे पहले अपनी आंखें ऊपर उठाईं और ऊपर की ओर देखा। उसने देखा कि विक्टोरिया पहले ही पानी से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, अभी भी तेजी से ऊपर उठ रही थी और छोटी होती जा रही थी। वह जल्द ही तेज धारा में फंस गई और उत्तर की ओर गायब हो गई। उसके मालिक उसके दोनों दोस्त बच गए। ये कितना भाग्यशाली था, उसने सोचा कि मुझे झील में खुद को फेंकने का विचार आया। कैनेडी जल्द ही इस पर कूद पड़ते और वे भी वैसा ही करने में संकोच नहीं करते जैसा मैंने किया, क्योंकि एक आदमी द्वारा दो अन्य लोगों को बचाने के लिए खुद को समर्पित कर देना इससे अधिक स्वाभाविक कुछ नहीं है। ये गणित है। इस बात पर संतुष्ट होकर जो ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। वो एक विशाल झील के बीच में था, उसके चारों ओर ऐसी जनजातियां थीं जो उसे नहीं पता थीं और शायद क्रूर भी। ये सब इस बात का बड़ा कारण था कि उसे सिर्फ खुद पर निर्भर रहकर ही इस संकट से बाहर निकलना चाहिए, और इसलिए उसने खुद को इसके बारे में और अधिक चिंता नहीं की। शिकारी पक्षियों के हमले से पहले, जो उसके अनुसार असली कोंडोर की तरह व्यवहार कर रहे थे, उसने क्षितिज पर एक द्वीप देखा था और यदि संभव हो तो उस तक पहुंचने का निश्चय करते हुए उसने तैराकी की कला में अपना सारा ज्ञान और कौशल लगा दिया, अपने कपड़ों के सबसे कष्टदायक हिस्से को उतारकर। 5 या 6 मील की दूरी तय करने का विचार उसे बिल्कुल भी विचलित नहीं करता था, और इसलिए जब तक वह खुली झील में था उसने केवल सीधे आगे और मर्दाना तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोचा। लगभग 1.5 घंटे में उसके और द्वीप के बीच की दूरी बहुत के पास पहुंचा। उसके मन में एक विचार आया जो पहले तो क्षणभंगुर था लेकिन फिर दृढ़ हो गया। वह जानता था कि झील के किनारे अक्सर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं और वह उन राक्षसों की भूख से भी अच्छी तरह वाकिफ था। अब चाहे वह इस दुनिया में हर चीज को कितना भी स्वाभाविक क्यों न मानता हो, लेकिन इस विचार से वह योग्य व्यक्ति बहुत परेशान था। उसे बहुत डर था कि कहीं उसके जैसा सफ़ेद मांस खूंखार जानवरों को खास तौर पर स्वीकार्य न हो जाए, और वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी नज़रें दोनों तरफ और उसके चारों तरफ सतर्क थीं। आखिरकार वो हरे पेड़ों से ढके किनारे से 100 गज से ज्यादा दूर नहीं था जब कस्तूरी की गंध से भरी हवा का झोंका उसके पास पहुंचा। वहीं उसने खुद से कहा, ठीक वही जिसकी मुझे उम्मीद थी। मगरमच्छ बहुत दूर नहीं है। इसके साथ ही उसने तेजी से गोता लगाया, लेकिन इतना नहीं कि वो एक बहुत बड़े शरीर के संपर्क में आने से बच जाए, जिसकी पपड़ीदार सतह उसके पास से गुजरते समय उसे खरोंच रही थी। उसने खुद को खोया हुआ समझा और हताश ऊर्जा के साथ तैरने लगा। फिर वह फिर से पानी के ऊपर उठा, सांस ली और एक बार फिर गोता लगाया। इस तरह कुछ मिनट अकथनीय पीड़ा के गुजरे, जिसे उसका सारा दर्शन दूर नहीं कर सका, क्योंकि उसे लगा इस दौरान उसने अपने पीछे उन विशाल जबड़ों की आवाज़ सुनी जो उसे हमेशा के लिए जकड़ने के लिए तैयार थे। इस मनःस्थिति में वह पानी के नीचे जितना संभव हो सके उतनी शांति से आगे बढ़ रहा था जब उसने महसूस किया कि उसे हाथ और फिर कमर से जकड़ लिया गया है। बेचारा जो, उसने अपने मालिक के बारे में एक आखिरी बार सोचा और निराशा की पूरी ऊर्जा के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस बीच वो खुद को झील के तल की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन झील के तल की ओर नहीं, जैसा कि मगरमच्छ की आदत होती है जब वह अपने शिकार को खाने वाला होता है, बल्कि सतह की ओर। जैसे ही वह सांस लेने में सक्षम हुआ और अपने चारों ओर देखा, उसने देखा कि वह 2 काले आबनूस जैसे मूल निवासियों के बीच में था, जिन्होंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और अजीब तरह से चीख रहे थे। हाँ, जो ने कहा, मगरमच्छों की जगह काले। खैर, मुझे तो यह वैसे ही पसंद है, लेकिन ये लोग ऐसी जगहों पर नहाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जो को यह नहीं पता था कि चैग झील के द्वीपों के निवासी कई अन्य नीग्रो जनजातियों की तरह मगरमच्छों और केमेन से भरे पानी में बिना किसी डर के गोता लगाते हैं और उनके बारे में चिंता किए बिना। इस झील के उभयचर निवासी काफी हद तक हानिरहित होने की अच्छी खासी प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं, लेकिन क्या जो एक संकट से बचकर दूसरे संकट में नहीं फंस गया था?
यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका निर्णय उसने घटनाओं पर छोड़ दिया, और चूंकि वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बिना किसी भय के खुद को किनारे पर जाने दिया। जाहिर है, उसने सोचा, इन लोगों ने विक्टोरिया को झील के पानी में तैरते हुए देखा था, हवा के राक्षस की तरह। वे मेरे गिरने के दूर से ही गवाह थे, और वे आसमान से गिरे एक आदमी के प्रति कुछ सम्मान तो रखते ही होंगे। तो फिर उन्हें अपनी मर्जी से चलने दो। जो अपने ध्यान के इस चरण में था, जब उसे दोनों लिंगों, सभी उम्र और आकार के लोगों की चिल्लाती भीड़ के बीच उतारा गया, लेकिन सभी रंगों के नहीं। कुल मिलाकर वह जेट की तरह काले बिदियोमहों की एक जनजाति से घिरा हुआ था। न ही उसे अपनी पोशाक की कमी के लिए शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि वो उस देश की सर्वोच्च शैली में अनड्रेस था। लेकिन इससे पहले कि वह परिस्थिति का ठीक ठीक अंदाजा लगा पाता, उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि वो किस तरह की उत्तेजना का शिकार हो रहा है, और इससे उसे जल्दी ही हिम्मत मिल गई। हालांकि काजह की घटना उसकी स्मृति में स्पष्ट रूप से उभर आई। मुझे लगता है कि वे मुझे फिर से भगवान बनाने जा रहे हैं, उसने सोचा, शायद कोई चांद का बेटा। खैर, जब आदमी के पास कोई विकल्प न हो तो एक व्यापार दूसरे व्यापार जितना ही अच्छा है। मुख्य बात समय बचाना है। अगर विक्टोरिया फिर से इस रास्ते से गुजरती है, तो मैं अपनी नई स्थिति का फायदा उठाऊंगा, और जब मैं आसमान में उड़ूंगा तो यहाँ अपने भक्तों को चमत्कार दिखाऊंगा। जब जो के विचार इस प्रकार चल रहे थे, भीड़ ने उसे घेर लिया। वे उसके सामने झुके, वे चिल्लाए, उन्होंने उसे महसूस किया, वे और भी अधिक चिढ़ाने वाले परिचित हो गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसे खट्टे दूध और शहद में पिसे चावल से बनी एक शानदार दावत देने का विचार किया। योग्य व्यक्ति ने हर चीज का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए अपने जीवन में अब तक का सबसे शानदार दोपहर का भोजन किया, और अपने नए भक्तों को ये शानदार विचार दिया कि कैसे देवता महान अवसरों पर अपना भोजन छिपाते हैं। जब शाम हुई तो द्वीप के जादूगरों ने उसका हाथ पकड़कर उसे आदरपूर्वक एक ऐसे घर में ले गए जो चारों ओर ताबीजों से घिरा हुआ था। लेकिन जब वह उसमें प्रवेश कर रहा था, तो जो ने इस अभयारण्य के चारों ओर बिखरे मानव हड्डियों के ढेर पर एक असहज नजर डाली। लेकिन उसके पास उनके बारे में सोचने के लिए और भी समय था जब उसने पाया कि वह आखिरकार केबिन में बंद हो गया है। शाम के समय और रात के एक हिस्से में उसने उत्सवी मंत्रोच्चार, एक तरह के ढोल की गूंज और पुराने लोहे की खटखट सुनी, जो निस्संदेह अफ्रीकी कानों को बहुत मधुर लगी। फिर वहां चीख पुकार मची, साथ ही स्थानीय लोगों के समूह अंतहीन नृत्य कर रहे थे, जो विकृतियों और मुंह बनाते हुए पवित्र झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जो अपनी झोपड़ी में मिट्टी और नरकटों के बीच से इस बहरे ऑर्केस्ट्रा की आवाज को सुन सकता था, और शायद अन्य परिस्थितियों में वह इन अजीबोगरीब समारोहों से खुश हो सकता था, लेकिन जल्द ही उसका मन बिल्कुल अलग और कम सुखद विचारों से विचलित हो गया। चीजों के उजले पक्ष को देखते हुए भी उसे इस जंगली देश और इन जंगली जनजातियों के बीच अकेले रहना बेवकूफ़ी और दुख दोनों लगा। इन क्षेत्रों में घुसने वाले बहुत कम यात्रियों ने कभी अपनी जन्मभूमि को फिर से देखा था। इसके अलावा क्या वह उस पूजा पर भरोसा कर सकता था जिसका वह खुद को पात्र मानता था? उसके पास मानव महानता की व्यर्थता पर विश्वास करने का अच्छा कारण था, और उसने खुद से पूछा कि क्या इस देश में पूजा कभी कभी पूजनीय वस्तु को खाने की हद तक नहीं जाती है। लेकिन इस उलझन भरी संभावना के बावजूद कुछ घंटों के ध्यान के बाद थकान ने उसके उदास विचारों पर हावी हो गई, और जो गहरी नींद में सो गया, जो निस्संदेह सूर्योदय तक चलती, अगर नमी की एक अप्रत्याशित अनुभूति ने उसे जगाया न होता। कुछ ही देर में यह नमी पानी में बदल गई, और यह पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि जल्द ही जो की कमर तक पहुंच गया। यह क्या हो सकता है? उसने कहा, बढ़, पानी का नल, या इन अश्वेतों द्वारा आविष्कृत कोई नई यातना। लेकिन विश्वास करो, मैं यहाँ तब तक इंतजार नहीं करने वाला जब तक यह मेरी गर्दन तक न पहुँच जाए। और ऐसा कहते हुए वह अपने शक्तिशाली कंधे को जोर से हिलाते हुए कमजोर दीवार को तोड़कर बाहर निकल गया, और खुद को पाया कहाँ? खुली झील में। वहाँ कोई द्वीप नहीं था, वह रात में डूब गया था। उसकी जगह शायद झील की विशाल जलराशि थी। जमींदारों के लिए यह एक गरीब देश है।
जो ने कहा, और एक बार फिर राष्ट्र निर्धारण की अपनी कला का जोरदार ढंग से इस्तेमाल किया। ऐसी ही एक घटना ने हमारे बहादुर जो को आज़ाद कर दिया था, जो लेक चैड पर किसी भी तरह से असामान्य नहीं है। एक से ज्यादा द्वीप, जो पहले चट्टान की तरह ठोस लगते थे, इस तरह डूब गए हैं, और मुख्य भूमि के किनारे रहने वाले लोगों को इन भयानक आपदाओं के दुर्भाग्यपूर्ण बचे हुए लोगों को उठाना पड़ा है। जो को इस क्षेत्र की इस विशेषता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह इससे लाभ उठाने के लिए तैयार था। उसने एक नाव को बिना सवार के बहते हुए देखा और जल्द ही उस पर चढ़ गया। उसने पाया कि यह एक पेड़ का तना था जिसे बुरी तरह से खोखला कर दिया गया था, लेकिन उसमें 2 चप्पू थे, और जो ने तेज बहाव का लाभ उठाते हुए अपनी नाव को बहने दिया। लेकिन आइए देखें कि हम कहाँ हैं, उन्होंने कहा। वहाँ का ध्रुवीय तारा, जो हर किसी को उत्तर दिशा दिखाने का अपना काम सम्मानपूर्वक करता है, सबसे अधिक संभावना है कि वह मेरी वह सेवा करेगा। उसने संतोष के साथ पाया कि धारा उसे झील के उत्तरी किनारे की ओर ले जा रही थी, और उसने खुद को उसके साथ बहने दिया। सुबह के लगभग 2 बजे वह कांटेदार सरकंडों से ढकी एक पहाड़ी पर उतरा, जो उसके जैसे दार्शनिक के लिए भी बहुत उत्तेजक और असुविधाजनक साबित हुई। लेकिन वहाँ एक पेड़ उगाया था जो उसे अपनी शाखाओं के बीच बिस्तर देने के लिए विशेष रूप से था, और जो अधिक सुरक्षा के लिए उस पर चढ़ गया, और वहाँ, ज्यादा सोए बिना, दिन की सुबह का इंतजार करने लगा। जब सुबह अचानक हुई जो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है, जो ने उस पेड़ पर एक नज़र डाली जिसने पिछले कुछ घंटों के दौरान उसे आश्रय दिया था, और ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसकी हड्डियों में ठंडक पैदा कर दी। पेड़ की शाखाएं सचमुच सांपों और गिरगिटों से ढकी हुई थीं। पत्ते वास्तव में उनकी कुंडलियों के नीचे छिपे हुए थे, ताकि देखने वाले को लगे कि उसने अपने सामने एक नए प्रकार का पेड़ देखा है जो अपने पत्तों और फलों के लिए सरीसृपों को जन्म देता है। और यह सारा भयानक जीवित पिंड सुबह के सूरज की पहली किरणों में ऐठ रहा था और मुड़ रहा था। जो ने इसे देखते हुए घृणा के साथ एक तीव्र सनसनी या आतंक का अनुभव किया, और वह इन नए और अवांछित साथियों की फुफकार के बीच पेड़ से तेजी से कूद गया। अब ऐसी कोई बात है जिस पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया होगा, उन्होंने कहा। उसे पता नहीं था कि डॉक्टर वोगेल के आखिरी पत्रों ने चैड झील के किनारों की इस अनोखी विशेषता को उजागर किया था, जहां सरीसृप दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक संख्या में हैं। लेकिन जो ने अभी अभी जो देखा था, उसके बाद उसने भविष्य के लिए अधिक सावधान रहने का निश्चय किया, और सूरज की दिशा में अपना रुख करते हुए वो उत्तर पूर्व की ओर चल पड़ा, अत्यंत सावधानी से केबिनों, झोपड़ियों और हर तरह के मांदों से बचता हुआ, जो किसी भी तरह से मनुष्यों के लिए आश्रय के रूप में काम कर सकते थे। कितनी बार उसकी निगाह आसमान की ओर उठी। उसे हर बार विक्टोरिया की एक झलक पाने की उम्मीद थी, और हालांकि वह उस लंबे, थका देने वाले पैदल यात्रा के दिन के दौरान व्यर्थ ही देखता रहा, फिर भी अपने मालिक पर उसका भरोसा कम नहीं हुआ। इस तरह से स्थिति को दार्शनिकता के साथ बनाए रखने के लिए उसे चरित्र की महान ऊर्जा की आवश्यकता थी। भूख ने थकान के साथ मिलकर उसे कुचलने की साजिश रची, क्योंकि जड़ों, पौधों के गूदे, जैसे कि मेले या डूम ताड़ के पेड़ के फलों के आहार से मनुष्य की प्रणाली को बहुत अधिक बहाल और मजबूत नहीं किया जा सकता है। और फिर भी, अपने स्वयं के अनुमान के अनुसार, जो पश्चिम की ओर लगभग 20 मील आगे बढ़ने में सक्षम था। उसके शरीर पर जगह जगह कांटों के निशान थे, जिनसे झील के किनारे उगने वाले नरकेट, बबूल, मिमोसा और दूसरी जंगली झाड़ियां घनी तरह से जड़ी हुई थीं, जिनके बीच से उसे अपना रास्ता बनाना था, और उसके फटे और खून से लथपथ पैरों के कारण चलना दर्दनाक और मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार वह इन सभी कष्टों के खिलाफ प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा, और जब शाम फिर से हुई, तो उसने रात को चैड झील के किनारे बिताने का फैसला किया। वहां उसे असंख्य कीड़ों के काटने का सामना करना पड़ा। मक्खियां, मच्छर, आधे इंच लंबे चींटियां सचमुच जमीन को ढांक रहे थे, और 2 घंटे से भी कम समय में जो के पास जो कपड़े थे, उनमें से एक भी चिथड़ा नहीं बचा था, कीड़े उन्हें खा गए थे। यह एक भयानक रात थी, जिसने हमारे थके हुए यात्री को 1 घंटे की नींद भी नहीं दी। इस पूरे समय के दौरान जंगली सुअर और देशी भैंसे,
अजॉब क्लेमेंटाइन की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति द्वारा समर्थित झाड़ियों और झील के पानी के नीचे अपने क्रूर उत्सवों में लगे रहे, जिससे रात एक भयानक संगीत कार्यक्रम से भर गई। जो को सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी भयानक स्थिति का सामना करने के लिए उसके साहस और धैर्य को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार फिर से दिन निकला और जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि किस प्रजाति का जीव उसके बिस्तर पर बैठा था, तो उसे कितनी घृणा हुई। एक टोड, लेकिन 5 इंच लंबा टोड, एक राक्षसी घिनौना कीट जो बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसे घूर रहा था। जो ने महसूस किया कि ये दृश्य देखकर उसके पेट में विद्रोह हो गया और अपनी घृणा की तीव्रता से थोड़ी ताकत हासिल करते हुए वह अपनी पूरी गति से भागा और झील में कूद गया। इस अचानक स्नान ने उसके पूरे शरीर को पीड़ा देने वाली खुजली के दर्द को कुछ हद तक कम कर दिया और कुछ पत्ते चबाते हुए वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। फिर से इस कार्य में एक अड़ियल संकल्प महसूस कर रहा था, जिसका वह अपने दिमाग में भी हिसाब नहीं लगा सकता था। अब उसे अपने कार्यों पर पूरा नियंत्रण नहीं लग रहा था और फिर भी उसने अपने भीतर निराशा से बेहतर ताकत महसूस की। लेकिन अब उसे भूख से बहुत तकलीफ होने लगी। उसका पेट, जो पहले से कमजोर था, ने विद्रोह कर दिया और उसे अपनी कमर में जंगली बेल की एक बेल कसकर बांधनी पड़ी। सौभाग्य से वह किसी भी समय अपनी प्यास बुझा सकता था और रेगिस्तान में उसने जो कष्ट झेले थे, उन्हें याद करके उसे उस दूसरी तकलीफ से मुक्ति मिलने में तुलनात्मक राहत महसूस हुई। विक्टोरिया का क्या हुआ होगा? उसने सोचा। हवा उत्तर से बह रही है और उसे झील की ओर वापस ले जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर उसका संतुलन ठीक करने के लिए काम पर गया है, लेकिन कल उसे इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता, इसलिए वह आज हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। आखिरकार, अगर मैं झील के किनारे के बड़े शहरों में से किसी एक में पहुंच भी गया, तो मैं अपने आप को उन यात्रियों से ज्यादा बुरा नहीं पाऊंगा जिनके बारे में मेरे मालिक बात करते थे। मैं भी उनके जैसे ही मुश्किल से बाहर क्यों नहीं निकल सकता। उनमें से कुछ फिर से घर वापस आ गए। तो आओ, दुखद खुश रहो मेरे बेटे। इस तरह खुद से बात करते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए जो जंगल की गहराई में मूल निवासियों की एक भीड़ के पास पहुंचा, लेकिन वह समय रहते रुक गया और उन्हें दिखाई नहीं दिया। नीग्रो तीरों में यूफोर्बियम के रस से जहर डालने में व्यस्त थे। ये काम इन जंगली जनजातियों के बीच एक बड़ा काम माना जाता था और एक तरह की औपचारिक गंभीरता के साथ किया जाता था। जो पूरी तरह से निश्चल और अपनी सांस रोके हुए खुद को एक झाड़ी में छिपाए हुए था। जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, तो उसने पत्तियों के बीच से गुब्बारे की स्वागत करने वाली छवि देखी। विक्टोरिया खुद झील की ओर बढ़ रही थी, जो उससे लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर थी। लेकिन वह अपनी आवाज नहीं सुना पाया। उसने हिम्मत नहीं की, अपने दोस्तों को भी नहीं दिखा सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि आभार के। उसका मालिक अब उसे ढूंढ रहा था। उसके मालिक ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था। उसे अश्वेतों के चले जाने का इंतजार करना होगा, तब वह अपने छिपने के स्थान से निकलकर चैट झील की सीमा की ओर भाग सकता था। लेकिन इस समय तक विक्टोरिया दूर आसमान में गायब हो चुकी थी। जो अभी भी उसका इंतजार करने के लिए दृढ़ था, वह फिर से जरूर वापस आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह वापस लौटी, लेकिन पूर्व की ओर और आगे। जो भागा, इशारे किए, चिल्लाया, लेकिन सब व्यर्थ। तेज हवा गुब्बारे को इतनी तेजी से उड़ा रही थी कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। पहली बार उस बदकिस्मत आदमी के दिल में ऊर्जा और आत्मविश्वास खत्म हो गया। उसने देखा कि वह खो गया है। उसे लगा कि उसका मालिक वापस लौटने की सारी संभावनाओं से परे चला गया है। अब वह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वह अब और नहीं सोच सकता था। एक पागल आदमी की तरह उसके पैरों से खून बह रहा था, उसका शरीर कटा हुआ और फटा हुआ था। वह पूरे दिन और अगली रात के कुछ हिस्से में चलता रहा। वह खुद को घसीटता हुआ भी चला, कभी घुटनों के बल, कभी हाथों के सहारे। उसे वह क्षण नजदीक दिख रहा था जब उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उसके पास जमीन पर गिरकर मरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस तरह आगे बढ़ते हुए वह अंततः खुद को एक दलदल के करीब पाया,
या जिसे वह जानता था कि जल्द ही दलदल बन जाएगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही रात हो चुकी थी और वह अचानक गलत कदम उठाकर एक मोटी, चिपचिपी कीचड़ में गिर गया। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, अपने हताश संघर्षों के बावजूद, उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे दलदली कीचड़ में डूब रहा है और कुछ ही मिनटों में वह कमर तक डूब गया। तो फिर आखिरकार मौत आ ही गई। उसने पीड़ा में सोचा, और कैसी मौत। अब वह फिर से पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन उसके प्रयासों से वह उस कब्र में और भी गहराई तक धंस गया जिसे वह बेचारा लड़का अपने लिए खोद रहा था। न तो लकड़ी का एक लट्ठा और न ही कोई टहनी जिससे वह ऊपर उठ सके, न ही कोई ईंट जिससे वह चिपक सके। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी आंखें ऐंठन से बंद हो गईं। मास्टर, मास्टर, मदद करो, ये उसके अंतिम शब्द थे, लेकिन उसकी आवाज़, निराशा से भरी हुई, असहाय, बढ़ती हुई कीचड़ से आधी दबी हुई रात में कमज़ोर होकर दब गई।